बड़ी बात यह नहीं कि आपके पास आला किस्म की गन्स हों। बड़ी बात यह है कि आपके पास ये इल्म हो कि ये गन्स वर्किंग कैसे करती हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पिस्टल का वर्किंग प्रिंसिपल कि ये वर्क कैसे करता है, हाउ वर्क गन। 3D एनिमेशन की मदद से हम पिस्टल के अंदर जो पार्ट्स हैं उन तमाम के बारे में डीपली आपको बताएंगे और ये मालूमात बहुत अहम है आप लोगों के लिए अगर आप कोई भी यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आप इस बारे में जान जाएंगे तो आपके इल्म में इजाफे के साथ साथ ये मालूमात आपको दूसरों से अलग भी बना सकती हैं। मेरा मतलब एक ज़हीन इंसान जो कुछ ज़्यादा जानता है इन गन्स के बारे में बनिस्बत उनके जो सिर्फ इसको घर में रखे हुए हैं। चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं उर्दू फैक्ट 680। सबसे पहली बात, हम में से अक्सर लोग इस चीज़ को बुलेट कहते हैं मगर इस पूरे मजमूए को कार्ट्रिज कहा जाता है। बुलेट इस कार्ट्रिज की एक तिहाई हिस्से को कहा जाता है। ये जो बाहर की कवरिंग है इसे केस या खोखा बोला जाता है और इसके अंदर ही प्रोपेलेंट भरा होता है जिसे आप बारूद भी कह सकते हैं। कार्ट्रिज के इस पोर्शन में पीछे की जानिब ये प्राइमर कंपाउंड होता है जिसका बहुत अहम रोल होता है। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कि ये क्या रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं हाउ वर्क गन। इस चीज़ को समझने के लिए हमने इस वीडियो को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 पर है काकिंग। आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा कि फायर करने से पहले गन को एक बार ऐसे करता है। इस अमल को काकिंग कहते हैं और इस काकिंग की वजह से लोडिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, यानी कि कार्ट्रिज चैम्बर में चला जाता है। आइए जानते हैं कैसे। हम सब जानते हैं कि इस ट्रिगर को दबाने से फायरिंग हो जाती है, लेकिन इस ट्रिगर को कभी डायरेक्टली नहीं दबाया जाता। ये स्लाइड है। सबसे पहले एक हाथ से इस स्लाइड को पीछे खींचा जाता है। इस स्लाइड को पीछे खींचने से गन के अंदर टोटल 5 एक्शन होते हैं। सबसे पहले ये कि जो रिकॉइल स्प्रिंग रेस्ट में थी, दबाव की वजह से इसमें टेंशन क्रिएट हो जाता है। वो पूरी कोशिश करती है कि वापस अपनी रेस्ट पोजीशन में आए। दूसरा ये कि इन प्रोजेक्शन की वजह से स्लाइड पीछे खींचते वक्त इस गन बैरल को, यानी कि वो नली जिससे बुलेट निकलती है, उसे भी पीछे ले जाता है। तीसरा ये कि मैगजीन को गन में डालते ही जो कार्ट्रिज स्लाइड की वजह से थोड़ा प्रेस हो गया था वो स्लाइड के हटते ही वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। इस तीसरे एक्शन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मैगजीन कवर है, इसके अंदर ये स्प्रिंग है और ये फॉलोवर। मैगजीन कुछ इस तरह से डिज़ाइन होती है कि इसमें से कार्ट्रिज स्लाइड होकर ही बाहर आ सकते हैं। इस स्प्रिंग का काम यह है कि फॉलोवर के ऊपर जितने भी कार्ट्रिजेस हों उनको टॉप तक ले जाना, जैसा आपने वीडियो में। अब होता यह है कि मैगजीन जब गन के बाहर है तो कार्ट्रिज मैगजीन के टॉप लेवल पर ही होता है और जब मैगजीन गन के अंदर डाली जाती है तो स्लाइड की वजह से ऊपर जो कार्ट्रिज है वो थोड़ा सा प्रेस हो जाता है, लेकिन जैसे ही स्लाइड पीछे जाता है तो स्प्रिंग फोर्स की वजह से सबसे ऊपर वाला कार्ट्रिज अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। चौथा ये कि स्लाइड के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्शन पीछे जाते वक्त इस डिस्कनेक्टर को नीचे की तरफ धकेल देता है। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन ये कि स्लाइड पीछे जाते वक्त इस हैमर को घुमा देता है। गन के इस पार्ट को हैमर स्ट्रट बोला जाता है और इस नीचे लगे हुए स्प्रिंग को मैन स्प्रिंग। ये हैमर स्ट्रट ऊपर की जानिब से हैमर से जुड़ा होता है और नीचे की तरफ से मैन स्प्रिंग कैप से। अब जैसे ही स्लाइड के दबाव में हैमर घूमता है तो इसके साथ ही हैमर स्ट्रट नीचे की जानिब मूव करता है और नीचे मूव होते वक्त वो मैन स्प्रिंग को दबा देता है। इसकी वजह से जो मैन स्प्रिंग जो अभी तक रेस्ट पोजीशन में थी उसमें टेंशन अप्लाई हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को काकिंग कहते हैं। याद है मैंने आपको बताया था कि लोडिंग के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो काकिंग करते वक्त ऑटोमेटिकली हो जाती है। आइए देखते हैं कैसे। अब जैसे ही स्लाइड से हाथ हटेगा तो रिकॉइल स्प्रिंग जो कि स्लाइड के पीछे जाने की वजह से दबाव या टेंशन में थी वो वापस अपनी रेस्ट पोजीशन में आएगी और साथ ही स्लाइड को अपनी इनिशियल पोजीशन में ले आएगी। ख़ास बात यह है कि जब ये स्लाइड वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ रहा होगा तो कार्ट्रिज को बैरल के अंदर धकेलता हुआ आएगा। ऐसा करते वक्त कार्ट्रिज का पिछला हिस्सा स्लाइड के राइट साइड पर लगे हुए एक्सट्रैक्टर में कुछ इस तरह लॉक हो जाता है। उस पूरे प्रोसेस को लोडिंग कहते हैं। लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की, रिकॉइल स्प्रिंग की वजह से जब स्लाइड वापस आया तो मैन स्प्रिंग की वजह से हैमर को भी वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए समझते हैं क्यों। गन के इस पार्ट को सियर बोलते हैं और इस पार्ट को लीफ स्प्रिंग। लीफ स्प्रिंग वही स्प्रिंग है जो गाड़ियों के सस्पेंशन में यूज़ होती है, लेकिन यहाँ पर छोटे साइज़ में है।
अब होता यह है कि ये लीफ इस सिर को हमेशा ही इस डायरेक्शन में रखने की कोशिश करती है। अब ध्यान से समझिएगा कि जब स्लाइड की वजह से हैमर रोटेट हो रहा था उसी दौरान वो शेर से एंगेज वीडियो में देखें कैसे शेर की वजह से हैमर रोटेट होते वक्त अटक गया और स्लाइड के वापस जाने के बावजूद भी हैमर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं जा पा रहा। होपफुली यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि गन को जब इस तरह किया जाता है तो गन के अंदर क्या चल रहा होता है। अब ये गन फायरिंग करने के लिए तैयार है। अब जैसे ही ट्रिगर दबाया जाएगा तो वो इस डिस्कनेक्टर को पुश करेगा और डिस्कनेक्टर फर्दर शेर को पुश करेगा जिससे हैमर फ्री हो जाएगा और इस मेन स्प्रिंग की वजह से इस फायरिंग पिन से जा टकराएगा। अब जैसे ही हैमर फायरिंग पिन से टकराएगा तो फायरिंग पिन इस प्राइमर कंपाउंड से टकराएगी जिसकी वजह से कार्ट्रिज में जो बारूद है इसमें चिंगारी पैदा होगी और प्रोपेलेंट में आग लग जाएगी। आग लगते ही मुख्तलिफ किस्म की गैसेस पैदा होंगी जो बुलेट को करीबन 1000 फीट पर सेकंड की स्पीड से आगे धकेल देंगी। एक बात जो कई लोगों को पता नहीं है कि ये बुलेट बैरल से कभी भी सीधी बाहर नहीं आती। बैरल में ये ग्रोव्स बने होते हैं जिनकी वजह से हमेशा बुलेट स्पिन करते हुए ट्रैवल करती है। लेकिन ऐसा क्यों, बुलेट को स्पिन करवाना क्यों ज़रूरी है? बुलेट तो सीधी भी जा सकती थी। ये इसलिए होता है कि बुलेट की रफ्तार में इजाफा हो और दूसरा इसकी स्टेबिलिटी बरकरार है ताकि बुलेट टारगेट पर हिट हो। अब इसके बाद क्या होता है, जो ही बुलेट बैरल से बाहर निकलती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट स्लाइड पीछे जाएगा क्योंकि बुलेट आगे गई है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कुछ नहीं बल्कि न्यूटन के कानून एवरी एक्शन कोसिक्वेंस। खास बात यह है कि ये स्लाइड पीछे जाते वक्त इस एक्सट्रैक्टर की मदद से इस खाली केस को पीछे ले जाए जो कि इस एजेक्टर से टकराकर गन से बाहर चला जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पहला राउंड फायर करने के रिएक्शन की वजह से जब स्लाइड पीछे जाता है तो अगला राउंड फायर करने की कॉकिंग और लोडिंग ऑटोमेटिकली ही कर लेता है। आइए देखते हैं कैसे। रिएक्शन की वजह से स्लाइड पीछे जाते वक्त फिर से डिस्कनेक्टर को प्रोजेक्शन की वजह से नीचे की तरफ धकेलेगा, फिर से हैमर को रोटेट करेगा और हैमर फिर से शेर के साथ एंगेज होकर वहीं अटक जाएगा। क्या आपने एक बात नोटिस की कि ये सब इतनी ज़्यादा स्पीड में हुआ कि फर्स्ट राउंड फायर करने के लिए आपने जो ट्रिगर दबाया था वो अभी भी वैसा का वैसा ही दबा हुआ है। अभी तक आपको ट्रिगर छोड़ने का टाइम ही नहीं मिला। अब आप जैसे ही सेकंड राउंड फायर करने के लिए ट्रिगर रिलीज करोगे तो लीफ स्प्रिंग के दबाव में डिस्कनेक्टर वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा। अब ये गन सेकंड राउंड फायर करने के लिए तैयार है। सेकंड राउंड फायर करने के लिए आप ट्रिगर प्रेस करोगे, ट्रिगर डिस्कनेक्टर को पुश करेगा, डिस्कनेक्टर शेर को पुश करेगा और शेर हैमर को फ्री कर देगा और आगे वही दोबारा अमल होगा। गन की खास बात यह है कि आप इसको सही पकड़े बिना आप एक भी राउंड फायर नहीं कर सकते। यानी कि आप गन को कॉक और लोड करके बिना पीछे से पकड़े फायर करना चाहो तो आप फायर नहीं कर सकते। वो इसलिए कि इसकी ग्रिप में फायर सेफ्टी लगी होती है। ये ग्रिप सेफ्टी ट्रिगर को पीछे जाने नहीं देती। जब आप ग्रिप को मजबूती से पकड़कर दबाते हो तो ये सेफ्टी ट्रिगर को डिस्कनेक्टर तक रिलीज करता है और आप ट्रिगर दबा पाते हो। तो ये सारा प्रोसेस वर्किंग प्रिंसिपल है एक पिस्टल का। नेक्स्ट वीडियो में हम AK-47 या SMG मशीन गन के बारे में जानेंगे कि वो किस तरह से वर्क करती है। इस वीडियो को बनाने में मेरा 12 घंटे का टाइम लगा है। अगर आपको इन इन्फॉर्मेशन से कुछ फ़ायदा हुआ है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल।